फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र हिंदी में। और आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो दूसरा टॉपिक है, जिसमें कि ये लॉर्ड मैकाले, वुड हंटर और ऑकलैंड एवं लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक विचारों की तुलनात्मक आख्या तैयार करनी है आपको एक। तो ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो प्रोजेक्ट कार्ड चल रहा है उसका ये सेकेंड टॉपिक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में हम इसको बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, और दूसरा ये है कि जो भी चीज़ आप प्रोजेक्ट में बना रहे हैं तो उसको साथ के साथ आप अच्छे से पढ़ाई में भी अपना ध्यान दें, ताकि आगे यूनिट टेस्ट 2 भी आपका होना है, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए अब हम जो है देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें खैर आपको पीपीटी नहीं बनाना है, तो ये मैंने फिर भी बना रखा है। तो इस तरीके से आप फ्रंट पेज अपनी हैंड राइटिंग में अपने जो प्रोजेक्ट की आप नोटबुक बना रहे हैं उसमें आप इस तरीके से हेडिंग डाल करके और फ्रंट पेज को बना सकते हैं, या जैसे भी आप डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो लॉर्ड मैकाले के शैक्षिक विचार हैं वो कौन कौन से हैं। तो सभी का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि तुलनात्मक मीन्स इन सभी जितने भी ये वैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री हुए, इन्होंने किस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, क्या क्या उसमें कमियां थीं, किसकी शिक्षा कैसी थी, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमें इसमें करके और बताना है। तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले की हम बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने, पहले तो उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया, यानी भारत में ये आए थे। और बेंटिक जो था, विलियम बेंटिक, इन्होंने इनको यानी मैकाले को बंगाल की लोकसभा समिति का सभापति नियुक्त किया था। ठीक है। तो अब हम मैकाले के अनुसार जो इनके विचार हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए डिस्कस कर रहे हैं। और ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है बिल्कुल कॉपी में, है ना। आप अपने शब्दों में इसको थोड़ा सा इधर उधर करके लिख सकते हैं, और आपके मन में हो सकता है और पॉइंट्स बन जाएं इनको पढ़ने के बाद, तो आप अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ताकि आपकी प्रोजेक्ट फाइल काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छी बन पाए। तो पहला पॉइंट है कि साहित्य शब्द जो था उसके अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसा मैकाले ने कहा था। तो एक्चुअली अंग्रेजी को ज़्यादा फोकस करते थे। दूसरा पॉइंट था कि भारतीय विद्वान में जो मुस्लिम मौलवी हैं, संस्कृत के पंडित हैं, उनके अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। तो और देखते हैं इन्होंने क्या कहा। और इनके जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। ठीक है, अंग्रेजी पे ज़्यादा इनका फोकस था। और इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण भी करना चाहते थे जो रक्त से और रंग से भले ही भारतीय हो, लेकिन रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा। यानी उसकी जो सोच होगी वो बिल्कुल सोच और व्यवहार अंग्रेजों जैसा होगा, है ना, चाहे वो भले ही दिखने में भारतीय लगे। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति इसलिए भी काफ़ी जानी जाती है कि उन्होंने शिक्षा का किस तरीके से प्रचार प्रसार किया। तो मैकाले के विचारों का शिक्षा पर निम्न प्रकार से प्रभाव भी पड़ा। इस तरीके से आप हेडिंग डाल के भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ, दूसरा भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना भी की गई, है ना, तीसरा हुआ कि भारतीय धर्म की अवहेलना भी की गई, चौथा था कि भारतीय सभ्यता को भारत पर थोपा गया, विदेशी सभ्यता को, है ना। पांचवा पॉइंट है कि भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे, यानी अंग्रेजों को समर्थन करे, है ना। ये सब चीज़ें इनकी शिक्षा पद्धति में रहीं, जिससे कि लोगों की सोच बदली। और इस तरीके के प्रभाव जो है इनको हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब नकारात्मक प्रभाव रहे इनकी शिक्षा पद्धति के, और जो कि आज की डेट में अंग्रेजी बहुत ही प्रचलित हो गई है। तो आगे वुड के शैक्षिक विचार देखेंगे तो सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे, है ना। सर चार्ल्स इनका नाम था, ये वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे।
ठीक है, इसलिए वुड के शैक्षिक विचार इनको कहते हैं। तो कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। सर चार्ल्स वुड पूरा नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। तो वुड के अनुसार शिक्षा के शैक्षिक विचार निम्न प्रकार से हैं। इन्होंने क्या किया? भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना, ये इनका पहला विचार रहा। फिर भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना। पाश्चात्य मतलब जो विदेशी भाषा का ज्ञान। भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, तो ये चाहते थे कि हमारी कंपनी में भारतीय आए, उनको अच्छे पद पर हम नियुक्त करें, तो इसके लिए इन्होंने शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना, तो इनका जो समृद्धशाली बनाने का मतलब था कि विदेशी जो भी उत्पाद है उनको देश में ये अच्छे से लागू करना चाहते थे। और अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव कम किया, या कुछ भी रहा हो, है ना। अगला पॉइंट है कि भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। तो एक्चुअली यहाँ पे उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा से ही संबंधित है ना। अंग्रेजी के ज्ञान को ही उच्च शिक्षा मानते थे, भारतीय संस्कृति या उसको उच्च शिक्षा का दर्जा नहीं दिया गया था। ये सब अंग्रेजों की जमाने की बातें हैं। फिर जो है संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की योजना को क्रियान्वित करने पर जोर दिया गया। जो शिक्षा संस्थान थे वो ये चाहते थे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज की डेट में चल रहा है प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इस तरीके की योजना ये चाहते थे कि ऐसे विद्यालय स्थापित हों जिनमें सीढ़ी दर सीढ़ी व्यक्ति जो है शिक्षा को ग्रहण करे। तो और भी देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने अपने आदेश पत्र में एक जनसाधारण की सिफारिश भी की, ठीक है, कि उसके अंतर्गत सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों का सुधार करे, मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दे, जिसके उनका निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ आपको। और क्या क्या पॉइंट है कि भवन निर्माण है, छात्रवृत्ति है, पुस्तकालय है, प्रयोगशालाएं, अध्यापकों के वेतन, इन सब के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, फिर है कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए आदेश पत्र में यह भी कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा सुविधा मिल सके। व्यवसाय से मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जिससे कि रोजगार व्यक्ति को मिल सके, है ना। उसके बाद था स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के आदेश पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था भी की गई। अब जो है हंटर के शैक्षिक विचार देखते हैं, है ना। तो लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इस आयोग के हंटर अध्यक्ष जो थे सर विलियम हंटर थे, और इन्हीं के नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, है ना। ये सब यूनिट 1 में आपसे पूछा जा चुका है, ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ है आपका। हंटर के शैक्षिक विचार किस प्रकार से देखते हैं। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रखा कि जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, और आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाता है बीच में। तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ कंप्लीट मिल सके। ठीक है, लेकिन उसको एज इट इज मत उतारिएगा, एक बार समझ लीजिए वीडियो से कि आपको किस तरीके से लिखना है और क्या क्या स्टेप्स आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए और पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सकें। तो इनकी शिक्षा योजना थोड़ी ठीक ठाक थी, अच्छी रही। फिर था कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे, है ना। तो सरकार पे ये इन्होंने वजन डालना चाहा। फिर अब देखते हैं हंटर के शैक्षिक विचार और क्या थे आगे। तो इसमें जो है इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जो है जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देने के लिए इन्होंने बताया, कहा।
फिर स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए, ये सब इन्होंने कहा। और गांव और शहर के विद्यालयों के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण किया जाए, जिससे गांव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में ना किया जाए। लेकिन मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट उपलब्ध इसलिए कराने की कोशिश की है कि आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से बना करके, छांट के और अच्छी तरीके से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, आपको देखने में लग रहे हैं, आप अगर जब लिखेंगे तो एक पेज में ये आ जाएंगे पूरे। फिर है कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में पहले से समाविष्ट विषयों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी विषयों जैसे चिकित्सा है, विज्ञान है, कृषि है, बही खाता है, क्षेत्र मिति, गणित आदि ये सब सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर संपूर्ण देश में ये चाहते थे कि एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। तो काफ़ी उद्देश्यपूर्ण उन्होंने अपनी विचार जो रखे शिक्षा को लेकर के। अब हम बात करेंगे ऑकलैंड तथा कर्जन के शैक्षिक विचार, है ना। तो ऑकलैंड के शैक्षिक विचार क्या क्या रहे। देखिए, ऑकलैंड सन 1939 में लॉर्ड बेंटिंक के जाने के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, ऑकलैंड ने शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित करने का प्रयास किया। वह प्राच्य शिक्षा को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था। प्राच्य शिक्षा से मतलब है प्राचीन जो शिक्षा पद्धति हमारी भारत की थी। इसलिए उसने निर्णय किया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ और धन व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी जो हैं अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे, है ना। उस समय आंदोलन चल रहा था प्राच्य शिक्षा और ये अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के। तो अंत में उसने क्या किया, प्राच्यवादियों को प्रतिवर्ष 31,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, यूनिट 2 के ऑनलाइन टेस्ट में आया था। तो इस योजना ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया और फलस्वरूप क्या हुआ कि लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत हो गया। यहाँ पे चल रहे होगा, है ना। तो इसकी शिक्षा नीति थोड़ी अलग ही तरीके की रही है ना। तो इसके कोई ऐसे विचार ही नहीं थे कि इनको ज़्यादा डिटेल में हम लिख पाएँ। तो कर्जन के देखते हैं शैक्षिक विचार क्या रहे। तो लॉर्ड कर्जन ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था। और लॉर्ड कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना भी की है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें लिखना है वो है कि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए कर्जन ने उचित धन की स्वीकृति दी और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया ना। अनुदान जो सब्सिडी मिलता है शिक्षा के लिए। और अगला है कि कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर अधिक जोर दिया ना, मातृभाषा में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसने अपना योगदान दिया, ज़्यादा नहीं है। तो यहीं पे इसको हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप लिख दीजिएगा लास्ट में, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपको धन्यवाद बोल देता हूँ। तो अगला पॉइंट हम लेके आ रहे हैं और वीडियो आपको मिल जाएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।